अब आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं, तुझे जब पा लिया मैंने खुदा से और क्या मांगू। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। जी हाँ दोस्तों, वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनको मुंह मांगा जीवन साथी मिल जाता है। अब ये उनकी किस्मत कहें या फिर उनके प्यार की वो कशिश, वो जुनून जिसे देखकर कायनात भी इन्हें मिलाने की साजिश करने लग जाती है। याद है ना आपको शाहरुख खान का वो डायलॉग जिन्होंने दीपिका पादुकोण को रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में बोला था। खैर, जब मोहब्बत के साथ कायनात भी देने लगे तो जमाने को झुकने में देर नहीं लगती, ये हम सब जानते हैं। हवाओं का रुख भी बदल जाता है, दिलों में बसी नाराजगी भी हवा के झोंके के संग उड़ जाती है और देखते देखते सब लोगों का साथ मिलने लगता है। और फिर वो हसीन दिन भी आ जाता है जब मोहर लग जाती है समाज के रीति रिवाजों की और आखिर दो प्रेमियों को मिल जाता है प्यार करने का लाइसेंस भी। प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। दुनिया है लखपति, हम हैं पत्नी पति, दुनिया है लखपति, हम हैं पत्नी पति। आज अपना भी चक्कर चल गया, आज अपना भी चक्कर चल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। जी हाँ, प्यार करने का लाइसेंस मिलने के बाद जैसे 1985 की फिल्म बलिदान में जितेंद्र और श्रीदेवी के घर एक प्यारी सी गुड़िया आती है और उसके आने से उनके परिवार में खुशियों की बहार आ जाती है, वैसे ही अमूमन हर घर में जब परिवार में कोई नया फैमिली मेंबर आता है तो बच्चे की किलकारी माँ बाप के प्यार को और बढ़ा देती है। जिम्मेदारियों के साथ आपसी रिश्ता और गहरा होने लगता है, एक दूसरे को और अच्छे से समझने की समझ शुरू हो जाती है और कोशिश यही रहती है कि उनकी प्रेम कहानी यूं ही बढ़ती रहे और अपने बच्चे के साथ साथ दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन जाए।
तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। बन गए आज दो बदन एक जान, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:28 और 20 दोस्तों, अभी आपने गीत सुना 1993 की फिल्म बाजीगर का, जिसमें विनोद राठौर गा रहे थे कि ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। तो वहीं अलका याग्निक गा रही थी उनके रिस्पॉन्स में कि ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा, बन गए आज हम दो बदन एक जान। यानी दोनों के दिलों में बेपनाह मोहब्बत तड़प जो थी वो दिख रही थी। लेकिन यही मोहब्बत कुछ समय बाद क्यों अपने चरम को बरकरार नहीं रख पाती है, ना फिल्मों में और ना हकीकत की जिंदगी में। आइए बात करते हैं मसूरी की आशिया फिल्म से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर बिल्कुल लाइव। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, सबसे गाना सुन के और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, वैसे तो ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। जी हाँ, मेरा पसंदीदा गाना है ये। ओके। अच्छा, आप क्या करती हैं आशिया जी? सर, मैं एक लाइफ कोच हूँ। अच्छा। और उसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। जी नहीं, सोशल वर्किंग में क्या करती हैं आप? क्या सोशल वर्क करती हैं? सोशल वर्किंग में मेरा एजुकेशन और एम्पावरमेंट और कुछ फैमिलीज होती है, बहुत ज्यादा ब्रोकन फैमिलीज को काउंसिल करना। ओके। और उसी के साथ साथ मेरा प्रोफेशन भी, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं एक लाइफ कोच हूँ। तो लाइफ कोच में भी यही है कि किस तरह से आप जिंदगी को बेहतर तरह से जी सकते हैं। जी जी। उसके कुछ टिप्स और बाकी तरह से लोगों को हेल्प करना। जी। तो ये मेरा प्रोफेशन भी है, शौक भी है, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे काम में बहुत मजा भी आता है। बिल्कुल, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक तो हम बहुत कहते हैं ना कि तसल्ली बख्श काम नहीं हो सकता। जी जी जी। अच्छा, ये बाजीगर फिल्म का गीत सुना आपने, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, आहा तू ही मेरा जहां। एक बात बताइए कि जो मोहब्बत कल तक मंजिल थी, जाने जहां थी, जाने कहाँ थी, जो वगैरह वगैरह थी, वो एकदम से कैसे बेगानी हो जाती है? सर, आपका ये जो पूरा सवाल है, इसमें एक चीज पे गौर करेंगे। बेगाना, ये बेगाना सा चीज है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो कि किसी और की है। ओके। तो जो किसी और की चीज है वो आपकी थी कब?
और अगर जो चीज आपकी थी तो बेगानी कैसे। जी। अब बात करें यहाँ पर दो अलग अलग चीज है। मोहब्बत, अगर मोहब्बत की बात की जाए तो मोहब्बत एक ऐसा एहसास है, जैसे कि अगर इसको अगर छोटा सा एग्जांपल देकर की बात की जाए तो जिस तरह से मेरी पूरी बॉडी है, मेरी बॉडी के जितने अंग हैं सारे मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरे अंग को कोई मेरे से अलग कर दे तो क्या मैं सरवाइव कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई मेरे अंग को मेरे से, जब तक कि बहुत ही सीवियर कंडीशन ना हो, मेडिकल कंडीशन ना हो, तो मेरे शरीर के किसी भी अंग को मेरे से दूर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब इसके साथ बात की जाए मोहब्बत की, तो मोहब्बत, प्यार, इश्क, जो भी आप कह लीजिए, ये हमारे एहसास का एक अंग है। तो क्या मेरे एहसास के अंग को मुझसे कोई अलग कर सकता है? नहीं। तो जब मेरे एहसास के अंग को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है तो वो मेरी मोहब्बत फिर बेगानी कैसे हो जाएगी? जी। कोई इंसान जो मेरी लाइफ में है, वो कुछ समय मेरी लाइफ में है, वो मेरी लाइफ से जा सकता है, बट जो मोहब्बत मैं उस इंसान से करती हूँ या जो मेरे एहसास उस इंसान के लिए है, क्या वो कभी कम हो सकते हैं या उससे कोई वो चीज बेगानी हो सकती है? वो बेगाने नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस सवाल में जो एक ये शब्द है बेगाना या अधूरा या किसी और का हो जाना, तो ये चीज ही मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी इसमें। तो मैंने सिर्फ इस एक शब्द को ही गौर फरमाया कि इस पे ही बातचीत की जाए। नहीं, मेरे सवाल ही अटपटे होते हैं ना, इसलिए बहुत अच्छी बात है। अटपटी चीजों का मजा ही और है। बिल्कुल, कुछ नयापन होना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात मैं आपसे आशिया जी जानना चाहूंगा कि शादी से पहले बहुत कस्में खाई जाती हैं, साथ जीने मरने की बात की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी कौन सी बात दिल पर ऐसी लग जाती है जिससे वो पहले जैसा प्यार नहीं रह पाता? सर, आपको अभी हाल फिलहाल कोई गाड़ी पसंद आई है? जी बताइए। मैं एक्चुअली मॉडल का नाम नहीं ले सकता हूँ यार। अच्छा ठीक है, कोई भी अच्छी गाड़ी पसंद आई होगी आपको, अभी बड़ा मन कर रहा होगा आपको उस गाड़ी को लेने के लिए। ठीक है, उसकी जितनी फाइनेंसेस को लेकर के, उसके माइलेज लेकर के, जो भी उसमें बाकी चीजें आती है, खैर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत सब चीजों को लेकर के अगर आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे होंगे, आपका मन ही उन सवालों को सेटिस्फाई कर दे रहा होगा कि नहीं, मैं इसको यहाँ भी सही कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी एडजस्ट कर लूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, फाइनेंस को मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइलेज का कोई बात नहीं, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसको हम डीजल में ले लेते हैं, कुछ भी जो भी सीएनजी में ले लेते हैं। अपने मन को आपने समझा लिया होगा। बिल्कुल ठीक है, ये कहानी का पहला भाग है जब तक कि आप गाड़ी लेने नहीं जाते। ओके। अब इस कहानी के दूसरे भाग पे आ जाते हैं। अब आप कहाँ जो आप शोरूम में चले गए, आपने वही गाड़ी, वही फेवरेट आपका कलर, वही वेरिएंट आपने खरीद लिया, अब आप उसको लेके आए। कुछ दिन बहुत मजा आ रहा है आपको गाड़ी चलाने में, आसपास के जितने नेबर्स हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, ऑफिस में भी सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समय के बाद में वही गाड़ी जब सर्विस वगैरह आप कराओगे, बहुत अच्छा लगेगा, खर्चा हो रहा है, आप कहीं भी कुछ भी करके उस खर्चे को सब कुछ मेंटेन करोगे, कुछ भी करके उसको बहुत प्यार से रखोगे, बट ये कब तक चलेगा? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा, आप मुझसे पूछे मैं तो आपकी बातों में खो गया। आप इतना अच्छा बोल रही हैं, मैं सोच में पड़ गया था। अच्छा, मैं क्या सोचूंगा जी? तो ये कब तक, ये मतलब ये जो इंटरेस्ट लेवल है आपका, अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं, तो ये कब तक चलेगा? जब तक दूसरा मॉडल पसंद नहीं आएगा। जब तक आपको दूसरा मॉडल पसंद नहीं आएगा, एग्जैक्टली। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आपको दूसरा मॉडल पसंद आएगा तो आपको ये सब चीजों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये गाड़ी में। ध्यान रखिए कि वही गाड़ी है जिसको लेने के लिए आज आप उतावले हैं या आज आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं इस गाड़ी को लेने की। बहरहाल हम ये गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद में तो कहीं ना कहीं इसी चीज को एक अलग मोड़ पे लेके आते हैं। शादी, सपोज मैं अपनी बात ले लेती हूँ, मुझे किसी से शादी करनी है। अभी कहानी के दो ही भाग रखते हैं। अभी जिस इंसान से मुझे शादी करनी है वो जैसा भी है, मैं उसके साथ में हर तरह से एडजस्ट करने को तैयार हूँ। अगर वो ज्यादा नहीं कमाता है तो मैं सोचूंगी चलो मैं कॉस्ट कटिंग कर लूंगी। अगर मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, मैं सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से उसको मैनेज कर लूंगी या जो भी करने के, क्योंकि अभी तक मैंने उससे शादी नहीं करी है कि मैं एक अट्रैक्शन वाले मोड पर हूँ कि मुझे करनी है। अब कहानी का दूसरा भाग, शादी भी हो गई, हनीमून कर आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2 बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो गया। ठीक है। अब
कुछ दिन के बाद में शायद हो सकता है कि मेरे पार्टनर को मैं ही बुरी लगने लग जाऊं, क्योंकि होता क्या है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक से हल्की सी चीज है कि जिस तरह से गाड़ी की पहली बात की तो पहले तो बहुत अच्छी थी जब तक दूसरा मॉडल पसंद आए। क्यों? क्योंकि वो जो पहले वाला जो वर्जन है, वेरिएंट है जो आज का है, वो आज की टेक्नोलॉजी से मेल खाता है और कहीं ना कहीं उसी तरह से दौर की एक डिमांड है, आज के दौर की वो डिमांड है, इसलिए आपको वो गाड़ी चाहिए। मैं उस इंसान से शादी कर रही हूँ या वो इंसान मेरे से शादी कर रहा है क्योंकि शायद कहीं आज मैं एक सक्सेसफुल हूँ, अच्छी दिखती हूँ, स्लिम पर्सनैलिटी, सब कुछ। शादी के कुछ साल के बाद में जब मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, हो सकता है कि मैं मोटी हो जाऊं। फिर वो उस इंसान को शायद यही चाहिए होगा कि उसको पुरानी वाली आशा चाहिए होगी कि जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, वो बहुत अच्छी ये है, वो बहुत अच्छी ये है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे अभी आपकी बात में कहा कि जब तक दूसरा मॉडल नहीं आ जाएगा, दूसरा वेरिएंट नहीं आ जाएगा, दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, तब तक आपको ये गाड़ी अच्छी लगेगी। प्रॉब्लम यही आती है कि समय के साथ साथ चीजों में बदलाव आता है, आपके शरीर में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, चीजों को मैनेज करने में बदलाव आता है, फाइनेंसेस में बदलाव आता है, बजट्स में बदलाव आता है, हर चीज में बदलाव आता है, क्योंकि बदलाव जो है जीवन का एक नियम है। हमारे साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें बदलाव अच्छे तो लगते हैं पर उन बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए हमें उन चीजों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शादी से पहले एक्सेप्टेंस था तो वो चीजों में प्यार था, शादी के बाद में कुछ दिन के बाद में एक्सेप्टेंस खत्म हो गया तो वही चीजों में प्रॉब्लम आ गई। अब आधी अधूरी चीजें, कहीं किसी की बात को बुरा लग जाना, तुमने ऐसा क्यों कहा, जबकि मुंह तो वो पहले भी फुलाती होगी ना, मैं शायद बीवी पहले भी रूठती होगी जब वो गर्लफ्रेंड होती होगी तो उस समय अच्छी लगती है, उसके बाद में हो जाती है तो बुरी लगती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस से प्रॉब्लम है। मतलब सारी गलतियां मर्दों की है? नहीं, यहाँ पे मैं अगर ये बात मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मेरा हस्बैंड है, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टेम्पर है, बड़ा मजा आता है उसके चेहरे पे गुस्सा देख के, बट शादी के बाद शायद मुझे हर टाइम वो गुस्सा देखना पड़ेगा तो मुझे लगेगा यार हमेशा क्यों। बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर जो टकराव होता है उसके पीछे विश्वास की कमी भी तो हो जाती है। बिल्कुल, विश्वास की कमी को नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर बात करते हैं प्यार की, मोहब्बत की और रिश्ते की तो वहाँ पे विश्वास की में कमी होना तो मैं समझती हूँ कि वे रिश्ता ही ना होने के बराबर है, क्योंकि विश्वास पे ही रिश्ता होता है, अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि रिश्ते वाली बात नहीं है सर। विश्वास में कमी मैं समझती हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे कि अभी मेरे और आपके बीच में हुई कि मैंने आपसे सवाल पूछा, आप समझ ही नहीं पाए कि मैंने आपसे सवाल पूछा, तो कभी कभी हो जाता है कि हम समझा नहीं पाते और सामने वाला समझ नहीं पाता। बिल्कुल, आपकी बहुत प्यारी प्यारी बातें आप कर रही हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे गीत याद आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको सुनाऊं और आप भी सुनिए और हमारे सभी लिसनर सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ फोन लाइन पर। आशिया जी। कसम से बड़ी है कसम प्यार की, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम। कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। जी हाँ, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को नहीं तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे हम जमाने की सारी खुशियाँ, साथ तेरा न कभी छोड़ेंगे हम। आशिया जी। जी सर। सुना ये गीत आपने? बहुत खूबसूरत। एक बात बताइए, क्या इतना विश्वास दोनों को नहीं होना चाहिए एक दूसरे पर कि जो एक पार्टनर बोल रहा हो उसको सच मान लिया जाए?
क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक नहीं मानता है, दूसरा शक पर शक किए रहता है और इस वजह से रिलेशनशिप में भी कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का दौर नहीं, काफी समय से ये चीजें चलती आ रही है। मेरे पास में काफी सारे केसेस आते हैं जहाँ पर कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं काउंसलर हूँ, तो बहुत सी जगह आते हैं कि उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये ऐसे कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर आप अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं कर सकते तो आप उससे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ही विश्वास है। ये देखिए ना कि आस्था किस पे जुड़ी होती है? विश्वास पे जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं भरोसा तो रखिए कि आपका पार्टनर आपके साथ में गलत नहीं करेगा। कभी कभी होता है कि चीजें थोड़ी गलत चली जाती है, लेकिन आपका विश्वास आपको हर एक तकलीफ में जीत दिला सकता है। इस विश्वास को अगर आप रख सकते हैं तो मैं समझती हूँ आप हर जंग को जीत सकते हैं। इसमें चाहे कोई जैसे दोनों पार्टनर में, चाहे इसमें मेल हो या फीमेल, मैं समझती हूँ कि दोनों जगह होना चाहिए और एक रिश्ते की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट विश्वास ही होती है। जी। अच्छा, जब आपस में पार्टनर के बीच में खटर पटर शुरू हो जाती है, या हम यूं कहें कि उनकी मोहब्बत में कमी आने लगती है, एक दूसरे पर विश्वास कम करने लगते हैं, जब ये सिचुएशन घर में आ जाती है, परिवार में आ जाती है, तो बच्चों के ग्रोथ पर क्या असर डालती है? सर, ये तो सीधा असर बच्चों की ग्रोथ पे ही जाता है। कैसे? क्योंकि बच्चों के लिए उसकी पहली पाठशाला हम बचपन में सुनते थे कि परिवार होता है, और क्योंकि हम एक भारतीय सभ्यता को बिलोंग करते हैं, तो हम संस्कारों की बात करते हैं। तो हम जब चीजों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, उनके सामने हम खुद झूठ बोलेंगे तो उनके साथ में हम एक लाइव एग्जाम्पल कैसे पेश करेंगे? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप कर कुछ और रहे हो और कह कुछ और रहे हो। तो जो कहना होता है वो करके भी दिखाना होता है। हम बच्चों के सामने जब तक कि एक आदर्श कपल की तरह भूमिका नहीं निभाएंगे, और ये बात निभाने की नहीं है, मैं तो चाहूंगी कि भारत का हर एक परिवार बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को इस अच्छी तरह से चलाए, क्योंकि ठीक है, मैं जानती हूँ कि जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ टकराव भी होती है, मनमुटाव भी हो सकता है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि दो लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे को आप गलतियां उनको भूलो नहीं, उनको माफ कर दो, क्योंकि माफ करना ही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम बीइंग अ पेरेंट, या ये थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्लिप कर लेते हैं। जब हम बच्चे हुआ करते थे, आप और मैं, हमारे पेरेंट्स कैसे करते थे? हमारी हर एक गलती को माफ कर देते थे। या आप और मेरी दोनों की बात की जाए तो हमारे आपस में जो हम ग्रुप के साथ में जो खेलते थे, तो हमारे काफी सारे हमारे दोस्त हुआ करते थे। तो हम कैसे होते थे ना कि थोड़ी देर में लड़ते थे और थोड़ी देर में एक हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि एक रिश्ते में ना एक वो बचपना होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली समझ के उनको दिल पे ले लेते हैं तो चीजें फिर दिल पे लग भी जाती है, और जब दिल पे लग जाती है तो वो एक कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पे लग जाती है, और हम इन चीजों को इतने बड़े बड़े शब्दों में लाके और बड़ी बड़ी चीजों में ऐसे ढाल देते हैं कि वो छोटी सी बात एक बड़ा झगड़े का रूप ले लेती है। बिल्कुल तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, समझते हैं, पर कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती है, वो भी बच्चे देख रहे हैं, झगड़ा भी होता है, वो भी बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों बच्चों की तरह जैसे छोटेपन में ना कुछ कर लिया, एक प्यार से एक हक कर दिया या मना लिया बच्चों के सामने, तो उनको लगता लो जैसे हम बच्चे हैं वैसे हमारे माँ बाप भी बच्चे हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक परिवार में एक बचपन जो है ना वो बना रहना चाहिए। ये नहीं कि हम माँ बाप बन गए तो हमारा बचपना कहीं खत्म हो गया, नहीं, आप लड़ो भी, झगड़ो भी, नोकझोंक भी होती है, लेकिन हल्की फुल्की। बिल्कुल, जो कि बच्चे देख के उसे एंजॉय करें। बिल्कुल, अगर माँ बाप भी बच्चे बनकर रहें तो बच्चों पर भी उसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा। बहुत अच्छे लगा आपसे ढेर सारी बातें करके। फिर कभी हम आपसे फिर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और किसी और विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जान, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं।
क्या। मैंने तुझको चाहा, इसमें मेरी खता क्या। दिल में तुझको अपना माना, इसकी सजा क्या। ओ मेरे हम कदम चलेंगे साथ हम, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। जी हाँ दोस्तों, प्यार चीज ही ऐसी है जिसे वही समझ सकता है या फील कर सकता है जिसने किसी से प्यार किया हो। अगर प्यार की सही कद्र की जाए तो यही प्यार जीवन में खुशियों की बेशुमार बारिश भी लाता है, और अगर प्यार पर ईगो या बेवफाई का दाग लग जाए तो यही प्यार दिन रात तड़पता भी बहुत है। खैर, अब समय हो रहा है कि हम आशियाना प्रोग्राम का पहला सेगमेंट समाप्त करें, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली के माध्यम से 4 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR।
हाँ, यही मोहब्बत हर दिल्ली वालों के दिल में जोर मारती है कि हम तुम पर मरते हैं, तुम हम पर मरते हो। अब भला जोर क्यों नहीं मारेगी आप बताइए? क्योंकि दिल्ली की हवा में जो हवा होती है ना, उसमें मोहब्बत की कशिश ही ऐसी है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि छोड़ छाड़ कर सभी झमेले देखें आओ दिल्ली के मेले। इश्क मोहब्बत की ये नगरी प्रेम प्यार का सागर पालें। भीड़ भाड़ में मत खो जाना, मेट्रो वाला प्रेम देख लें। छुप छुप होते जहां इशारे, लगते दिल वालों के मेले। छोड़ छाड़ कर सभी झमेले देखें आओ दिल्ली के मेले। दोस्तों, वैसे अभी हम दिल्ली के मेले के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको एक ऐसा गीत सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको 2013 की फिल्म एनिमी याद आ जाएगी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, सुनील शेट्टी, के मेनन, जॉनी लीवर, जाकिर हुसैन और युविका चौधरी नजर आई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशु त्रिखा जी ने, जो जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे बिल्कुल लाइव आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ और आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, क्योंकि आजकल कटरीना की बातें बहुत हो रही हैं। दोस्तों, पप्पी लहरी और ममता शर्मा की आवाज में ये गीत आपने सुना कि कटरीना को पानी पानी कम चाय कर दूं। वैसे बड़े पर्दे पर इस गीत को देखकर कटरीना या करीना, विपाशा या प्रियंका पानी पानी हुई कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इस गीत पर FM रेनबो की RJ चंद्रानी, RJ सृजन और RJ मुक्ति सैनी ने जरूर ठुमके लगाए होंगे अगर ये प्रोग्राम वो सुन रही हैं और इस गीत को उन्होंने सुना होगा, क्योंकि इनको भी दिल्ली वालों की तरह ऐसी हवा लग चुकी है कि ये हर गीत पर, जी हाँ, हर गीत पर स्टूडियो में जब प्रोग्राम करती हैं तो थिरकती जरूर है। अब इसको आप जुनून कहें या दिल्ली की दिल लगी, मगर इनका डांस देखकर मोगेम्बो जरूर खुश हो जाता होगा। और वैसे तो मोगेम्बो अब इस धरती पर नहीं है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, लेकिन उनकी आत्मा है ना मुझ में प्रवेश कर जाती है, और जब उनकी आत्मा मुझ में प्रवेश कर जाती है तो मैं भी यही कहता हूँ, मोगेम्बो खुश हुआ। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो।
नच 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 के दिखा सोनिए 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 अख जरा अख से मिला सोनिए 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 नच 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 के दिखा सोनिए अख जरा अख से मिला सोनिए मेरी बहना की शादी है मेरे नाल पंगड़ा पा सोनिए बिना तेरा सोनिए 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 नखरा मैं ऐसे दिखा सोनिए इतना बिना तेरा सोनिए मेरी बहना की शादी है मेरे नाल पंगड़ा पा सोनिए जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों ये समय है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ताजा अपडेट का। तो आइए सीधे चलते हैं पणजी, गोवा। On the penultimate day of the festival, the buzz is still high among the delegates who've had a great experience here. With technical assistance from Ravindra and Orina saying bye till we meet up on the airwaves once again. Stay tuned at 4:30 for our next update. Have a great day ahead and a pleasant weekend. दोस्तों अभी आप सुन रहे थे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ताजा अपडेट पणजी, गोवा से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पे ढल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ।
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच। और दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप भी हमारे इस म्यूजिकली शो को सुनकर यही कह रहे होंगे कि प्लीज कोई हमें भी रंग दो गेरुआ रंग से। तो रखिए संतोष के साथ संतोष और सुनते रहिए दिल विच दिल्ली, जो जारी रहेगा 4 बजे तक आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। Ina mina dika, dai dominica, maga naga naga, dika bika dika. Ina mina dika dika dai dominica, maga naga dika bika rola dika ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, तो है वो। मीना मीना डिका, डाई डमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिका रिका, मीना मीना डिका डिका डाई डमनिका, मगा नगा चिका पिका रोला रिका राम पम पोच। जी हाँ, चाहे ईना हो, मीना हो या डीका हो, सबकी एक ही राय रहती है दिल्ली वालों के लिए। जी हाँ, सबकी एक ही राय रहती है। क्या रहती है, जरा गौर से सुनिएगा। शॉपिंग अगर करनी है तो आओ दिल्ली नगरी, शॉपिंग अगर करनी है तो आओ दिल्ली नगरी, खूब डिजाइनर ड्रेस मिलेगी, आओ दिल्ली नगरी। करोल बाग आओ, चाहे आओ सरोजनी नगर, चांदनी चौक, गाउन साड़ी सूट प्लाजो जो चाहो यहां से ले जाओ। वाह वाह, क्या बात है। शॉपिंग मॉल हजार, यहाँ लहंगा चुनरी सब पाओ। आओ आओ दिल्ली नगरी, आओ दिल्ली नगरी। ब्यूटी पार्लर में आकर यहाँ परफेक्ट मेकअप तुम करवाओ, कटरीना करीना जैसा लुक पाओ। आओ दिल्ली नगरी, आओ दिल्ली नगरी। आहा, क्या बात है। देखा, लोगों की सोच जो है ना, खासतौर से फीमेल की सोच हमेशा शॉपिंग की तरफ जाएगी, खाने पीने की तरफ जाएगी। इसीलिए तो दिल्ली आकर लोग खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं और झूमते हैं, गाते हैं, सुनते हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। मैं चली बन के आका, रब्बा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। मैं चली बन के आका, रब्बा मेरे मैनू बचा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरा टेसू यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत। आगे देखो चांदनी चौक, चांदनी चौक में उड़ी पतंग, कटके पहुंची दरियागंज, दरियागंज में लगा था टेंट। आगे देखो दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में खेली होली।
आगे देखो कुतुब में रोली मेहरोली में खिले थे फूल जहाँ मिले माधव मकबूल एवरीथिंग इज कूल भैया एवरीथिंग इज कूल। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:19 और 50 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत आपने सुना कि लाल किले के पीछे, ये 2009 की फिल्म तेरे संग का था, जिसको डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने। वैसे सतीश कौशिक जी ने कई फिल्मों को डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म करोल बाग प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज की गई थी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये करोल बाग प्रोडक्शंस सतीश कौशिक और अनुपम खेर की कंपनी थी, जो दोनों ने मिलकर खोली थी, और ये उनकी पहली फिल्म थी इस बैनर के तले। वो बात अलग है कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होने के कई रीजन थे, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसकी शूटिंग दिल्ली शहर में हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2011 की फिल्म रॉकस्टार की, जिसमें रणवीर कपूर के साथ थी नरगिस फाकरी, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इम्तियाज अली ने। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको दिल्ली शहर की वो लोकेशन से बताएं जहां ये फिल्म शूट की गई, हम आपको बता दें कि रॉकस्टार की शूटिंग्स दिल्ली के अलावा मुंबई, श्रीनगर, पहलगाम, धर्मशाला में भी और बाहर विदेशों में भी हुई, जहां इटली के अलावा एक और शहर पोर्गेओ कहलाता है, वहां पर की गई। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फिल्म के बारे में और आपको बताएं, आपको इस फिल्म का वो गीत सुनाते हैं जो दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में फिल्माया गया। और इस गीत के कुछ भाग, वैसे पूरा नहीं फिल्माया गया, कुछ भाग इस गीत के फिल्माए गए मुंबई में एक ग्लोरिया चर्च है वहां पर, और धर्मशाला में एक इंस्टीट्यूट है वहां पर ये फिल्माए गए। बहरहाल आप आनंद लीजिए इस गीत का और ताजा कर लीजिए वो यादें। अगर आप उस वक्त 2010 में अगर आप थे दिल्ली में और आपने ये शूटिंग देखी है सीपी में, तो ये गीत है आप जरूर सुनेंगे और आपको याद आ जाएगी वो ताजा सारी बातें कि कैसे रणवीर कपूर गिटार लेकर इस गीत को गा रहे थे। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों अब बारी है कि हम आपको बताएं रॉक स्टार 2011 में जो रिलीज हुई थी उस फिल्म के बारे में कि दिल्ली में किस किस जगह पर इस फिल्म की शूटिंग हो। बहरहाल इससे पहले कि वो लोकेशंस हम आपको बताएं, हम आपको बता दें कि ये इम्तियाज अली द्वारा लिखी और डायरेक्टेड फिल्म थी। और आपको पता है कि इम्तियाज अली जिस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं वो फिल्म दिल्ली से जुड़ी जरूर होती है। बेशक कहानी जुड़ी ना हो, लेकिन वो फिल्म दिल्ली में शूट जरूर करते हैं। अब इसको वो आप किस रूप में लेते हैं ये आपकी सोच है। बहरहाल इस फिल्म की शूटिंग मई मतलब 2010 के मई महीने में शुरू की गई थी। और इस फिल्म का ज्यादातर जो भाग था ना फिल्म का, वो कश्मीर में फिल्माया गया था। जैसे कुलगाम है, कुपवाड़ा है, पहलगाम है और श्रीनगर है। और जबकि कुछ भाग दिल्ली शहर में फिल्माया गया, जैसे कोटला मुबारकपुर, निजामुद्दीन दरगाह, ग्रेटर कैलाश, मुनीर का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एमिटी स्कूल, कैनॉट प्लेस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीएल कपूर हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, सेंट स्टीफन कॉलेज और हिंदू कॉलेज। ये सारी चीजें इस जगह पे फिल्माई गई थी फिल्म रॉक स्टार। और हम आपको बता दें कि अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जैसा कि गीत प्ले हमने किया था सड्डा हक, और आपको बताया था कि सेंट्रल पार्क जो कैनॉट प्लेस में है वहां पर इस फिल्म का सबसे बड़ा पोर्शन फिल्माया गया, जहां पर भीड़ दिखाई गई थी। और आपने देखा था कि किस तरह भीड़ दिखाई गई थी। और रणबीर कपूर एक लंबा सा कपड़ा पहने, चोगा सा पहने हुए थे और इस गीत को गा रहे थे, सड्डा हक, अपना हक यहां रख, वगैरह वगैरह। और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद भी किया था। और अगर आप गौर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल पार्क की ये शूटिंग की गई है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की और बात करें तो निजामुद्दीन दरगाह में एक गीत कुन फाया फिल्माया गया था। वो गीत हम प्ले करेंगे और आपको बताएंगे तो आपकी भी जो यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। हौस खास कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत दिल्ली में फेमस जगह है। और यहां पर अगर आपने फिल्म देखी तो आपको याद आ जाएगी कि हीर यानी कि नरगिस फाकरी और रणवीर कपूर मिलते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पहली बार मिलते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फिर एक लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट है जानना है तो आपको फिल्म देखनी होगी। और सेंट स्टीफन कॉलेज, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, बहुत फेमस है। और इस कॉलेज में हीर का कॉलेज को दिखाया गया। वैसे हीर उस कॉलेज में पढ़ती है और वहां पर जब जॉर्डन यानी रणवीर कपूर आते हैं तो उसकी इंसल्ट हो जाती है, मतलब की जाती है हीर द्वारा। और ये सेंट स्टीफन कॉलेज का फिल्माया गया है, वहां के ग्राउंड का। हिंदू कॉलेज जॉर्डन का मतलब रणबीर कपूर का स्कूल कॉलेज दिखाया गया है, हिंदू कॉलेज जो बिल्कुल पास में ही सेंट स्टीफन कॉलेज के। और इस तरह से दिल्ली में ये फिल्माई गई। और भी अगर हम बात करें दिल्ली के तो जैसा कि मैंने कहा था कि कई जगह, कोटला मुबारकपुर है, आपकी ग्रेटर कैलाश है, मुनीर का है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एमिटी स्कूल में भी कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। लेकिन उस फिल्म को मतलब जो दृश्य थे फिल्म से उसे डिलीट कर दिया गया था किसी कारणवश। मतलब एडिटिंग जब होती है ना तो बहुत से सीन कट जाते हैं। और क्यों कटते हैं ये सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है तो उस फिल्म का डायरेक्टर बता सकता है। बहरहाल अब हम आपको बस सुनाते हैं निजामुद्दीन दरगाह में जो दिल्ली में स्थित है उसमें फिल्माया गया इस फिल्म का ये गीत है। आप सुनिए और आनंद लीजिए इस फिल्म का, ये गीत का। जो मुझ में समा